हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं विद आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सर हमने पढ़ा था कि मुझे बनानी है कंपनी, कंपनी बनाने के लिए मुझे कुछ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे व्हिच आर बी द चार्टर डॉक्यूमेंट्स कि वो डॉक्यूमेंट जिनके बलबूते पे कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है। अब मैंने पढ़ लिया सर कि मैंने जो पहला डॉक्यूमेंट बनाया दैट इज़ माय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो डिफाइन करता है कंपनी किस पर्पस के लिए बनी है, वो क्या काम कर सकती है। अब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करना है, उसके लिए जो कंपनी की डे टू डे ऑपरेशंस है उसमें कैसे एक्टिविटीज होगी, उसके लिए मैं एक अनदर डॉक्यूमेंट बनाता हूँ जिसे मैं नाम देता हूँ एज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। तो सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ले डाउन करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस और इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ अ कंपनी की कंपनी जब फंक्शन करेगी तो उसकी इंटरनल फंक्शनिंग के लिए उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, वो जिस डॉक्यूमेंट में लिखा है वो है हमारा एओए। एओए क्या है? इज अ सब्सिडरी टू एमओए। एओए इज अ सब्सिडरी टू एमओए। इसका मतलब क्या है कि सर ये है कंपनी का एमओए। अब इस एमओए के अंदर आता है कंपनी का एओए। यानी कि सर कंपनी के एओए में आप वही चीजें लिख सकते हैं जो आपके एमओए के स्कोप के अंदर आती है। आप एओए में कोई ऐसी चीज नहीं लिख सकते जो कंपनी के मेमोरेंडम के स्कोप के बाहर हो। तो इससे हम ये समझ रहे हैं कि द पावर जो भी आप ग्रांट कर रहे हैं या जो भी चीज आप एओए में लिख रहे हैं वो चीज होनी चाहिए इनकंसिस्टेंट विथ एमओए, तभी वो वैलिड मानी जाएगी, नहीं तो वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगी। दूसरी चीज, एमओए हमेशा इनकंसिस्टेंसी रहना चाहिए विथ कंपनीज एक्ट, कि अगर एमओए कंपनीज एक्ट से बियॉन्ड गया तो वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा, फिर उस चीज का आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम आगे का पढ़ते हैं कि सर कंपनीज ने बना दिया है अपना एओए। अब एओए जो है ये एक बिजनेस डॉक्यूमेंट है कि आपको इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, कि जो आपकी कंपनी के आर्टिकल्स में जो पॉलिसीज दी गई है, जो रेगुलेशंस दी गई है, वो चीज़ कंपनी को अच्छे से फॉलो करनी चाहिए। क्यों? ताकि उसका मैनेजमेंट जो है बहुत इफिशिएंटली फंक्शन कर पाए। साथ ही साथ कंपनी की अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग यानी कि कंपनी के जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं उसकी अकाउंटिंग बेहतर तरीके से हो, और ऑडिटिंग की उस अकाउंट्स को चेक करने को हम कहते हैं ऑडिट करना। ऑडिट करना यानी जो आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो सही है या नहीं, वो चेक करने का काम करते हैं हम ऑडिट में। तो इसीलिए कंपनी के मैनेजमेंट के फंक्शंस स्मूथली हो, स्पेशली इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग दोज अकाउंट्स, हमारा एओए क्लियर गाइडलाइंस देता है। उसके बाद हमारा एओए बताता है ड्यूटीज राइट्स एंड पावर्स, कि कंपनी की में कि मैनेजमेंट के पास क्या-क्या ड्यूटीज है, मैनेजमेंट की क्या-क्या जिम्मेदारी है, उनके पास क्या-क्या राइट्स है और उनकी क्या-क्या पावर्स है कि वो क्या-क्या कर सकते हैं। प्लस ये बताता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। राइट एंड ऑब्लिगेशन किसके बीच में? कंपनी के और उसके मेंबर्स के बीच में, कि सर कंपनी और मेंबर्स के बीच में जो रिश्ता है, रिश्ता ऑफ राइट्स, की कंपनी का मेंबर का कंपनी पे जो राइट है और कंपनी का जो ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स मेंबर, और मेंबर का जो ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स कंपनी, वो भी यहाँ डिफाइंड है। फिर यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि कंटेंट, कि जो सेक्शन 5 है वो डिफाइन करता है कि रेगुलेशंस होनी चाहिए। अब उसमें आप क्या-क्या डालोगे? एडिशनल मैटर्स डाल सकते हो। आप रूल्स को कंप्लाई करने के लिए पहली चीज़ तो कंपनी है। कंपनी के एओए में क्या-क्या कंटेंट होगा? वो चीज़ कहाँ दी है? सेक्शन 5 में, जो कहता है कि एओए में सबसे पहले हो गए कंपनी के रेगुलेशंस। उसके बाद आप डाल सकते हो कुछ एडिशनल मैटर्स। एडिशनल मैटर्स या रूल्स को कंप्लाई करने के लिए जो आप चीज़ें डाल रहे हो वो चीज़ें हो सकती है। नेक्स्ट इज़ एंट्रेंचमेंट। एंट्रेंचमेंट का क्या मतलब होता है? एंट्रेंच करना यानी थोड़ा ज़्यादा कंज़र्वेटिव चलना। एंट्रेंचमेंट क्लॉज़ जिसे हम कहते हैं, कि थोड़ी रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस लाना, कि आप अपने आर्टिकल में जो चीज़ कंपनीज़ एक्ट कह रहा है, उससे एक स्टेप आगे जाके और ज़्यादा बेटर लॉ कंप्लाई करने के लिए और ज़्यादा कड़े प्रोविजंस ला सकते हैं। जैसे कि इसे एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए, आपने घर पे पापा से परमिशन ली। तो आपके पेरेंट्स ने आपको परमिशन दी कि ठीक है बाहर घूमने जा रहे हो जाओ, लेकिन रात को 9 बजे के पहले घर आ जाना। कब तक? 9 बजे के पहले। तो ये हो गया एक लॉ, कि आपको जो परमिशन है वो 9 बजे तक की है। लेकिन आपने क्या किया, आप 7 बजे ही घर आ गए। आप क्या 9 बजे तक के बाहर रह सकते थे? हाँ, लेकिन आप 7 बजे वापस आ गए। तो इस केस में जो आपके पास
लॉ लॉ आपको प्रिस्क्राइब कर रहा था कि जो आपके परमिशन थी ओरिजिनल, आप उससे ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। तो उसी चीज़ को हम कहते हैं एंट्रेंचमेंट, कि जहाँ पे अगर कोई चीज़ लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है और आप उसे ज़्यादा बेटर तरीके से कंप्लाई करने के लिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोविज़न अपने आर्टिकल्स में लाना चाहते हो, तो क्या वो चीज़ अलाउड है? हाँ जी, वो चीज़ अलाउड है। तो आप वो चीज़ कर सकते हैं, कि जैसे लॉ ने कहा कि भई आपको जनरल मीटिंग बुलानी है, आपको नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस कितने दिन पहले दोगे? 21 क्लियर डेज़ के पहले। तो क्या मैं 21 क्लियर डेज़ के नंबर को बढ़ा सकता हूँ, कि भई मैं 21 दिन पहले नहीं नोटिस दूँगा, मैं 1 महीने पहले ही बता दूँगा, मैं 30 डेज़ बिफ़ोर नोटिस दूँगा। क्या ये चीज़ करना अलाउड है? जी हाँ। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा स्ट्रॉन्गली उन लॉज के प्रोविजंस को फॉलो कर रहे हो, ज़्यादा एंट्रेंच कर रहे हो, तो आप कंप्लाइंस ज़्यादा बेहतर तरीके से कर रहे हो, वो अलाउड है। बट क्या इसका उल्टा अलाउड है कि 21 क्लियर डेज का नोटिस देना है? तो मैं तो कहता हूँ नहीं भाई, मैं 7 ही दिन का दूंगा, मैं 7 दिन पहले दूंगा। ये चीज अलाउड है क्या? नहीं। यहाँ पे आप लॉ को रिलैक्स कर रहे हो, कि जो आपके ऊपर कंप्लाइंसेस है उसको आप रिलैक्स कर रहे हो, वो चीज यहाँ पे अलाउड नहीं है। कि घर वालों ने कहा था 10 बजे तक आ जाना, लेकिन आप आ रहे हो रात के 1 बजे, वो चलेगा क्या? नहीं। तो एंट्रेंचमेंट अलाउड है, जहाँ पे आप रिस्ट्रिक्ट करते हो अपने आप को, कि आप जो लॉ में लिखा गया आप उससे ज्यादा बेटर कंप्लायंस करोगे, तो वो चीज एओए में आप कर सकते हो। दूसरी चीज, एंट्रेंचमेंट की क्लॉजेज आप कब डाल सकते हो एओ में? पहला, जब आप कंपनी फॉर्म कर रहे हो, इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, उस टाइम पे आप एंट्रेंचमेंट के प्रोविजंस डाल सकते हो। दूसरा है कि अब कंपनी बन गई है, उस टाइम पे एंट्रेंचमेंट के प्रोविजंस नहीं है हमारी कंपनी में, बट अब कुछ ऐसा होता है कि आप चाहते हो कि हम कुछ प्रोविजंस एंट्रेंचमेंट के डालें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे, अल्टर करेंगे अपना एओए। अब इसमें अल्टरेशन में हमें क्या करना पड़ेगा? वोटिंग होगी, रेजोल्यूशन लगेगा। तो अल्टरेशन ऑफ एओ के लिए अगर प्राइवेट कंपनी है, कौन सी कंपनी? प्राइवेट कंपनी है, तो उस केस में आपको लगता है यूआर, यूनानिमस रेजोल्यूशन। वहीं से पब्लिक कंपनी है, तो उस केस में आपको लगता है स्पेशल रेजोल्यूशन। सर यही सेम चीज है जो आप यहाँ देख रहे हैं ना। कहाँ गया भाई? ये तो क्या हुआ? जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यही सेम चीजें जो है आपको यहाँ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखी मिल जाएगी। हम ये जो पढ़ रहे हैं ना अभी सारी चीजें, ये फ्लो चार्ट की मदद से वही चीजें, यहाँ के पॉइंट्स है जो मैं आपको सिंप्लीफाइड मैनर में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये रहा प्रोविजन की हम पढ़ रहे थे, कि अगर आर्टिकल को अल्टर करना है किसी कंपनी के, तो इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इट शुड बी एग्रीड बाय ऑल मेंबर्स, इसे हम कहते हैं यूनानिमस रेजोल्यूशन। और इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी, स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। अब उसके बाद में मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, कि सर अगर अब ये जो आपने आर्टिकल है इसमें एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डाला, तो ये चीज आरओसी को भी तो बतानी पड़ेगी। तो आप आरओसी को भी नोटिस देते हैं कि भैया हमने एंट्रेंचमेंट का भी प्रोविजन डाला है। उसके बाद में जैसे हमने पढ़ा था कि मेमोरेंडम कुछ फॉर्म्स में दिया जाता है, वैसे ही फॉर्म ऑफ टेबल ऑफ शेड्यूल 1 की ये जो अलग-अलग है, एफ से लेके जे तक के ये टेबल्स हैं, जिनके फॉर्म दिए गए हैं शेड्यूल 1 में, जिसमें आप अपना क्या कहते हैं आर्टिकल बना के देते हैं। ये क्या है? टेबल एफ बात करता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की। वहीं पे टेबल जी बात करता है एओए फॉर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल की। एच बात करता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल की। आई बात करता है अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल की। और जे बात करता है अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल की। और इसके बाद अब आपने कहा कि सर हमारे पास एक मॉडल आर्टिकल भी है। मॉडल आर्टिकल का क्या मतलब है? कि आप ये जो फॉर्म्स देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ रूल्स रेगुलेशंस मॉडल यानी एक सैंपल भी दिया गया है। तो अगर कोई कंपनी चाहे तो वो उस मॉडल आर्टिकल को वैसा का वैसा अडॉप्ट भी कर सकती है। तो अगर कंपनीज एक्ट ने आपको एक मॉडल आर्टिकल दिया है, कंपनी चाहे तो उस पूरे एक्ट को वैसा का वैसा कॉपी पेस्ट अडॉप्ट कर ले, ऐसा कर सकते हो आप, अलाउड है। वहीं पे अगर कंपनी चाहे कि वो खुद का आर्टिकल बनाना चाह रही है, प्लस उसमें ये जो मॉडल आर्टिकल है ना, इसको पूरा नहीं, उसके कुछ पार्ट्स को अडॉप्ट करना चाह रही है, तो वो भी अलाउड है क्या सर? वो भी अलाउड है। उसके बाद में है कंपनी। सर कंपनी को अपना रजिस्टर कराना पड़ता है एओए, दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन।
उसके साथ में कंपनी ने अगर मॉडल आर्टिकल है नॉट एक्सक्लूडेड और मॉडिफाइड, ये जो है ये क्या बात कर रहा है इसे समझते हैं थोड़ा सा। कि सर कंपनी है, कंपनी ने एओए बनाया, आपको उसको रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराना पड़ता है। फिर आपने जो है अपनी रेगुलेशंस बना दी है। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने अपना खुद का एओए बना के दे दिया है रजिस्ट्रार को। पर ये जो मॉडल आर्टिकल कंपनीज एक्ट में दिया गया था, आपने ना तो उसको एक्सक्लूड किया ना मॉडिफाई किया। मतलब मैं हूँ कंपनी, मैंने अपना एओए बनाया और अपने रजिस्ट्रार को दे दिया, और एक मॉडल आर्टिकल भी है हमारे। तो मैंने उस मॉडल आर्टिकल को ना तो अपने आर्टिकल से एक्सक्लूड किया कि ये नहीं कहा कि मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा, ना ही मैंने उस आर्टिकल को मॉडल आर्टिकल के किसी प्रोविजन को मॉडिफाई किया। तो उस मॉडर्न आर्टिकल में जो रेगुलेशंस हो गए ना, वो भी मेरे आर्टिकल का ऑटोमेटिकली पार्ट बन जाएंगे। कि अगर उस मॉडिकल आर्टिकल में कुछ कंप्लाइंसेस थी जिसको मैं एक्सक्लूड नहीं कर रहा हूँ, जिसको मैं मॉडिफाई नहीं कर रहा हूँ अपने आर्टिकल में, तो वो भी मुझ पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं। क्या ये सब होता है सर? हाँ सर, ये यहीं पे दिया गया है, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये क्या कह रहा है कि सर द आर्टिकल ऑफ अ कंपनी आर इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर फ्रेम टू मैनेज इट्स इंटरनल अफेयर। कि कंपनी के आर्टिकल कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो उसके इंटरनल अफेयर को मैनेज करने के लिए बनाए जाते हैं। जस्ट एज मेमोरेंडम कंटेन फंडामेंटल कंडीशन अपॉन विच कंपनी इज अलाउड टू इनकॉपरेट, कि एमओए के बेसिस पे कंपनी इनकॉपरेट हुई है। ऑल्सो द आर्टिकल कंटेन्स इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। फिर आपको एक केस लॉज दिया गया है यहाँ पे। फिर दिस जनरल फंक्शंस of the article have been amply summed up by Lord Cairns in Ashbury Carriage कंपनी वर्सेस रिची, इस बार नाम सही लिया भाई ने। द आर्टिकल पे अ पार्ट सब्सिडरी टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। की क्या आर्टिकल्स कन्फाइंड है मेमोरेंडम के, कि मेमोरेंडम के बियॉन्ड जाके आर्टिकल कुछ नहीं कर सकता। मेमोरेंडम इज अ सब्सिडरी टू, सॉरी 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 सॉरी, कि आर्टिकल कन्फाइंड है मेमोरेंडम पे। कि आर्टिकल जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड जाके कुछ काम नहीं कर सकता। दैट मीन्स Article of Association is a subsidiary to Memorandum of Association. फिर यहीं पे कि they accept the memorandum as the charter of incorporation, and so accepting its article proceed to define duties, rights, powers of the governing body as between themselves and the company, and the mode and form in which business of a company is to be carried, and the model or form in which changes in internal regulation of a company are to be carried out from time to time। ये कह रहा है कि ये डिफाइन करता है आर्टिकल कि कंपनी में कंपनी के मैनेजमेंट की ड्यूटीज, राइट्स, पावर्स क्या होगी, कंपनी की पॉलिसीज कैसे बनेगी, और उन्हें टाइम टू टाइम अगर चेंज करना है तो उसकी इंटरनल रेगुलेशंस भी हम आर्टिकल्स में डिफाइन करते हैं। उसके बाद है डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अ बिजनेस डॉक्यूमेंट एंड इज टू बी कंस्ट्रक्टेड स्ट्रिक्टली, कि इसे आप लूजली आप कुछ भी लिख लोगे, हवाबाजी करोगे आर्टिकल्स में, नहीं चलेगा। उसके बाद है इट रेगुलेट्स डोमेस्टिक मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। क्यों? क्योंकि ये कंपनी के राइट्स ऑब्लिगेशंस की बात करता है बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। की हमारा आर्टिकल जो है वो बताता है कि कंपनी में उसके मेंबर्स और कंपनी के बीच का व्यवहार, उनके बीच के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या होंगे। वही चीज आपको एक केस लॉ का रेफरेंस भी यहाँ दिया जाएगा। फिर हम पढ़ रहे हैं दी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर इन फैक्ट बाय लॉज ऑफ द कंपनी। आर्टिकल्स क्या है? बाय लॉज है कंपनीज के। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर एंड अदर ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देयर फंक्शन। कि कंपनी के आर्टिकल कंपनी के बाय लॉज है, और इन बाय लॉज को फॉलो करते हुए कंपनी के मैनेजमेंट को, यानी कंपनी के डायरेक्टर्स को, कंपनी के ऑफिसर्स को, कंपनी के एम्प्लॉइज को अपने फंक्शंस एंड ड्यूटीज परफॉर्म करने हैं। मैनेजमेंट ऑफ इट्स अकाउंट्स एंड ऑडिट जो हम पहले ही पढ़ चुके थे। उसके बाद है मैं वाइल डूइंग सो ही शुड नोट द प्रोविजंस देयर इन रिस्पेक्ट ऑफ रेलेवेंट मैटर्स। फिर हम बात कर रहे हैं सेक्शन 5 की। सर सेक्शन 5 क्या कहता है? प्रोवाइड कंटेंट्स ऑफ मॉडल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड द सेक्शन लेज डाउन आर फॉलोइंग। कि सेक्शन 5 हमें बता रहा है कि हमें एक मॉडर्न आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना है, उसमें क्या-क्या चीज़ें आप लिखोगे। तो ये कुछ कंटेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, 8 कंटेंट्स, अब हम उन्हें पढ़ते हैं।
ये 8 कंटेंट्स कौन-कौन से हैं? पहला है कंटेन्स रेगुलेशन, कि ये जो आपका मॉडर्न आर्टिकल है ना सर, उसमें रेगुलेशंस आपके एओए में रेगुलेशंस होनी चाहिए कि कंपनी कैसे मैनेज होगी। फिर इंक्लूजन, कि आप कुछ अगर कोई चीज़ कंपनी एज़ एक्ट के रूल्स ने कही है, तो आप ऐसी चीज़ें भी इंक्लूड कर सकते हो एडिशनल मैटर्स को अपने आर्टिकल्स में, ताकि आपका कंप्लायंस ज़्यादा बेटर हो सके और ज़्यादा बेटर मैनेजमेंट हो सके। नेक्स्ट इज़ कंटेन प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट, कि अगर एंट्रेंचमेंट का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट समथिंग, तो अगर आपको लॉ को ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तो आप उसके लिए भी मोर रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस लगा सकते हो अपने आर्टिकल्स में थ्रू थ्रू एसआर। उसके बाद में हम यहाँ पे कह रहे हैं कि मैनेजमेंट मैनर ऑफ इंक्लूजन ऑफ एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, कि एंट्रेंचमेंट प्रोविजन कैसे आप लाओगे, कि प्रोविजन शेल ओनली बी मेड ईदर ऑन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, की एंट्रेंचमेंट प्रोविजन कब आएगा, जब आप कंपनी बना रहे हो तब, या फिर बाय अमेंडमेंट ऑफ इट्स आर्टिकल एग्रीड बाय ऑल मेंबर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, और स्पेशल रेजोल्यूशन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। कि एंट्रेंचमेंट प्रोविजन मैं कब लगा सकता हूँ, मैं तब लगा सकता हूँ तब जब या तो मैं कंपनी फॉर्म कर रहा हूँ तब मैं एंट्रेंचमेंट प्रोविजन लगा दूं, या फिर अब कंपनी बन गई है अब मैं एंट्रेंचमेंट प्रोविजन लाना चाह रहा हूँ, तो इस केस में मैं एंट्रेंचमेंट प्रोविजन तब ला पाऊंगा जब अगर मेरी प्राइवेट कंपनी है तो मुझे सारे मेंबर्स का लगेगा वोट, जिसे हम कहते हैं यूनानिमस रेजोल्यूशन। वहीं पे अगर मेरी पब्लिक कंपनी है तो मेरा काम एसआर स्पेशल रेजोल्यूशन में भी हो जाएगा। और सर, एसआर और यूनानिमस रेजोल्यूशन में अंतर क्या है? एसआर में होते हैं सर, द वोट्स इन फेवर शुड बी एटलीस्ट 3 टाइम्स द वोट ऑफ अगेंस्ट, मतलब 75% वोट्स मेरे फेवर में होने चाहिए, और यूआर में हम मेरे वोट्स होने चाहिए 100% इन फेवर। के बाद हम देख रहे हैं नोटिस टू रजिस्ट्रार, की ये जो प्रोविजन आपने लाया है इसका आपको नोटिस देके बताना पड़ेगा रजिस्ट्रार को। फिर आप इन आर्टिकल्स को किन फॉर्मेट में लिखेंगे, बिटवीन टेबल FGHINJ ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट। जिनके टेबल्स के बारे में मैंने यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्नैपशॉट दिया है कि कौन से टेबल में हम किस कंपनी का आर्टिकल बनाते हैं। उसके बाद हम जा रहे हैं मॉडर्न आर्टिकल। सर, अ कंपनी में अडॉप्ट ऑल और एनी रेगुलेशंस कंटेन इन मॉडर्न आर्टिकल एप्लीकेबल टू सच कंपनी, कि उस कंपनी के लिए अगर कोई मॉडर्न आर्टिकल है तो उस आर्टिकल को या तो आप वैसा का वैसा पूरा अपने लिए एप्लीकेबल बना लो, या उसका कुछ पार्ट अपने लिए एप्लीकेबल बना लो, दोनों चलेगा। फिर company registered after commencement of this act. In case any company which is registered after commencement of this act, in so far registered articles of the company do not exclude, modify the regulations contained in the model article applicable to such company, those regulations shall, so far as applicable, be regulations of that company in same manner and to the extent as if they were contained in duly रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ द कंपनी। सर, ये क्या कह रहा है? बहुत ज़्यादा इंग्लिश हो गई। सर, ये कह रहा है कि सर, ये हमारा कंपनीज एक्ट 2013 आया। इस एक्ट के आने के बाद आपने कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट की, और उस कंपनी में आपने अपना खुद का आर्टिकल लेके आए हो आप, और उस आर्टिकल में आपने जो मॉडल आर्टिकल आपको एप्लीकेबल है उस क्लास ऑफ कंपनी को, उस आपने एक्सप्लिसिटली ये नहीं कहा कि हम उस आर्टिकल के प्रोविजंस को एक्सक्लूड कर रहे हैं, या हमने उसके आर्टिकल जो मॉडल आर्टिकल है उसके क्या कहा, सिर्फ फिर से सर, कंपनीज एक्ट 2013 आया, उसके बाद आपने कंपनी बनाई। अब इस कंपनीज एक्ट में हर क्लास ऑफ कंपनी के लिए एक मॉडर्न आर्टिकल है, तो वो जो मॉडर्न आर्टिकल है उसके अलावा आपने अपना खुद का आर्टिकल बनाया, तो आप पे अपना खुद का बनाया हुआ आर्टिकल तो एप्लीकेबल है ही। पर ये जो मॉडर्न आर्टिकल है ना सर, इसके कुछ प्रोविजंस है। उन प्रोविजंस को आपने कहा कि हम उन प्रोविजंस को मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं अपने आर्टिकल में, ऐसा आपने कहीं नहीं लिखा अपने आर्टिकल में। एट द सेम टाइम, जो आपका मॉडर्न आर्टिकल है, ना तो आपके उसने उसके प्रोविजंस को एक्सक्लूड किया है, ना ही उसके प्रोविजंस को मॉडिफाई किया है। तो जो उस मॉडर्न आर्टिकल में प्रोविजंस है ना, वो भी आपके आर्टिकल का ही हिस्सा माना जाएगा और वो भी आप पे एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं, द फॉलोइंग आर द की डिफरेंसेस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वर्सेस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कि मेमोरेंडम और आर्टिकल में अंतर क्या होता है। तो ये क्विकली रिकैप करेंगे थ्रू अ टेबल दैट इज गिवन समवेयर हियर। हाँ जी।
तो मेमोरेंडम और आर्टिकल में अंतर क्या होता है? सर, मेमोरेंडम डिफाइन करता है कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है, कंपनी क्यों इनकॉर्पोरेट कर रही है। आर्टिकल डिफाइन करता है कंपनी के रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, का इंटरनल मैनेजमेंट कैसे होगा, उसका ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव किया जाएगा, पहला डिफरेंस। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है रिलेशनशिप, कि सर मेमोरेंडम बताता है कंपनी और बाहर वालों के बीच का क्या रिलेशनशिप है, उनके बीच के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। वहीं पे आर्टिकल बताता है कंपनी और मेंबर्स के बीच के क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है, उनके बीच का रिश्ता क्या है। फिर अल्टरेशन, सर आपका आप एमओए ऐसे हर कभी नहीं बदल सकते। आप हर कभी अपना जब मन चाहा तब एमओए अल्टर नहीं कर सकते हो। अगर आपको अल्टर करना है आपका एमओए, तो आपको देखना पड़ेगा पहली चीज, क्या एक्ट मुझे परमिट कर रहा है। हाँ, अगर एक्ट मुझे परमिट कर रहा है, तो उसके बाद आपको लगती है परमिशन। परमिशन किसकी? या तो ट्रिब्यूनल की या रीजनल डायरेक्टर की, एज द केस में भी। और उनकी परमिशन के बाद ही आप अपना आर्टिकल, अपना मेमोरेंडम अल्टर कर पाते हैं। वहीं पे मैं बात करूं अगर अपने आर्टिकल की, तो मुझे आर्टिकल अल्टर करना है तो सिंपल सा चीज है कि मैं अगर पब्लिक कंपनी हूं तो मैं एसआर पास करके भी अपना आर्टिकल अल्टर कर सकता हूँ। इधर परमिशन की जरूरत नहीं है आर्टिकल्स। क्यों? क्योंकि लॉजिकल सी बात है। आर्टिकल में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनी कैसे चलानी है, क्या फंक्शन करना है, वो चीज़ इंटरनल पर्पसेस के लिए तो उसे अल्टर करना ईज़ी है। वर्सेस मेमोरेंडम में कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, वो एक बड़े स्कोप पे है, इसलिए उसे अल्टर करने के लिए परमिशन लगती है। उसके बाद है अल्ट्रा वायरस, की कोई भी एक्ट आपने बियॉन्ड जाके किया एमओए के, तो वो हो जाता है वॉइड। उसे 100% यूनानिमस रेजोल्यूशन के बाद भी आप रेटिफाई नहीं कर सकते। वहीं पे आपने कोई एक्ट किया बियॉन्ड एओए, तो देखो क्या मेरे एमओए के अंदर आता है, वो एओए के तो बाहर है बट एमओए के बाहर तो नहीं है, क्योंकि अगर वो एक्ट एमओए के भी बाहर चला गया तो मैं उसे अल्टर तो नहीं कर पाऊंगा। तो पहली चीज जो मुझे करनी है वो है, मुझे चेक करना है, इज दिस एक्ट which is done beyond AOA, is it beyond MOA? If it is so, then it can't be rectified. पर अगर ये जो एक्ट मैंने किया है बाहर जाके बियॉन्ड एओए बट नॉट बियॉन्ड एमओए, मतलब वो एओए के बाहर है लेकिन एमओए के पार के अंदर है, तो उसे आप एसआर के थ्रू रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो जल्दी से ये पढ़ते हुए भी खत्म करते हैं। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मेमोरेंडम का है डिफाइन एंड डिमेरिट्स एंड डिलिमिट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, वेयर एज आर्टिकल लेज डाउन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। दूसरा, एंड हाउ दोज ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी अचीव्ड। रिलेशनशिप एक डिफाइन करता है, मेमोरेंडम डिफाइन करता है कंपनी और आउटसाइडर के बीच का, आर्टिकल डिफाइन करता है रिलेशनशिप कंपनी और मेंबर के बीच का। अल्टरेशन, अल्टरेशन के बारे में क्या है कि अगर आपको मेमोरेंडम अल्टर करना है तो पहली चीज एक्ट परमिट करना चाहिए। दूसरी चीज आपको परमिशन लगेगी ट्रिब्यूनल और रीजनल डायरेक्टर में से किसी एक की। और वहीं पे आर्टिकल अल्टर करना है तो सिंपल ऐसा। उसके बाद अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा वायरस अगर एक्ट आपने बियॉन्ड किया स्कोप ऑफ मेमोरेंडम तो वो वॉइड है और उसे रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता है। पर अगर आपने कोई ऐसा एक्ट किया है जो अल्ट्रा वायरस है आर्टिकल के, तो आप उसे एसआर के थ्रू रेक्टिफाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि वो आपके मेमोरेंडम के बाहर ना हो। तो ये था हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट।